आज हम अपठित गद्यांश व पद्यांश का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं अपठित होता क्या है, अपठित किसे कहते हैं। अपठित का अर्थ होता है जिसे पढ़ा ना गया हो। अपठित, पठित मतलब पढ़ा गया, अपठित जिसको पढ़ा नहीं गया हो, जिसे पढ़ा न गया हो। इसलिए पाठ्य पुस्तक को छोड़कर बाहर से लिए गए गद्यांश को अपठित गद्यांश तथा पद्यांश को अपठित पद्यांश कहते हैं। अब हम आते हैं, ये देखते हैं कि गद्यांश क्या होता है। आपने अपठित गद्यांश क्या होता है, गद्यांश क्या होता है। सर्वप्रथम देखते हैं गद्यांश किसे कहते हैं। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा, पत्र, ये सब ये गद्यांश के अंदर आते हैं। गद्यांश के अंतर्गत आते हैं कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है, पत्र है, ये आदि ये गद्यांश के अंतर्गत आते हैं। अब आप यहाँ देखते हैं पद्यांश। पद्यांश के अंतर्गत कविता, गीत, गाना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, इनको पढ़कर फिर से एक बार देख लेते हैं हम। अपठित का अर्थ होता है जिसे पढ़ा न गया हो। इसलिए पाठ्य पुस्तक को छोड़कर बाहर से लिए गए गद्यांश को अपठित गद्यांश तथा पद्यांश को अपठित पद्यांश कहते हैं। इनको पढ़कर इन्हीं के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं या बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सही उत्तरों को पहचानना पड़ता है। इनका अभ्यास करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश या पद्यांश से पहले प्रश्नों को गद्यांश या पद्यांश से पहले प्रश्नों को विकल्प सहित पढ़िए। ऐसा करने से आपको सार समझने में आसानी होगी। आपके उत्तर की भाषा प्रश्न से जुड़ी हुई होनी चाहिए। सही विकल्प छांटते समय बार बार पढ़े गए गद्यांश या पद्यांश को स्मरण करना चाहिए। जब आप प्रश्न उत्तर दे रहे हैं, विकल्प छांट रहे हैं प्रश्नों के, तो उसको आपने जो गद्यांश या पद्यांश पढ़ा है उसको आपको याद रखते रहना चाहिए, दोहराते रहना चाहिए दिमाग के अंदर कि आपने क्या पढ़ा था उसमें। जिस भाव पर गद्यांश या पद्यांश में सबसे अधिक चर्चा की गई हो, जिस भाव पे या जिस विषय पर गद्यांश या पद्यांश में सबसे अधिक चर्चा की गई हो, बातें की गई हो, उसी के आधार पर शीर्षक लिखना चाहिए। तो आप देखिए, आइए अब कुछ अपठित गद्यांशों या पद्यांशों का प्रश्नोत्तर शैली एवं बहुवैकल्पिक शैली में अभ्यास करें। अपठित गद्यांश लेते हैं हम। पहला देखिए, समय बहुत मूल्यवान होता है। यह बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की है वह खुद ही बर्बाद हो गया है। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक में चूक गया हो, यानी कि पदक नहीं मिला हो।
स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के छोटे से अंतर से भी छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता। विद्यार्थियों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में समय की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए आपने ये पढ़ लिया। इसको 2 बार 3 बार आप जरूर पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आप अभ्यास कार्य पे आएंगे। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है आपका, गद्यांश में कीमती किसे बताया गया है। आपने यहाँ कीमती किसे, समय बहुत मूल्यवान है। मूल्यवान क्या होता है? कीमती। समय बहुत मूल्यवान है, तो यानी कि समय को बताया, जीवन को बताया गया है? नहीं, गलत है ये। जीवन को नहीं बताया गया है, ये रॉन्ग है आपका। दूसरा है समय को, हाँ ये समय को बताया गया, आप इस पर राइट करेंगे, निशान लगाएंगे सही का। अनुशासित रहने को नहीं बताया गया है, ये सिर्फ समय की बात बता रहा है। इन सभी को नहीं, ये भी गलत है। सिर्फ किसको बताया गया है? सिर्फ केवल समय को बताया गया है मूल्यवान। समय बहुत मूल्यवान होता है। तो गद्यांश में कीमती किसे बताया गया है? गद्यांश में कीमती समय को बताया गया है। इस प्रकार भी पूछा जा सकता है आपसे कि गद्यांश में, जो आपने गद्यांश पढ़ा है, प्रश्न गद्यांश में कीमती किसे बताया गया है? गद्यांश में आप क्या लिखेंगे उत्तर? गद्यांश में कीमती समय को बताया गया है। अब आते हैं हम, दूसरा प्रश्न है, इस संसार में किसने सुख के साथ जीवन गुजारा है? इस संसार में किसने सुख के साथ जीवन गुजारा है? अब आप देख लीजिए, इसमें आया था, इस संसार में जिसने भी समय की कदर की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है। देखिए यहाँ पे इसका उत्तर मिल रहा है, इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, इस संसार में किसने सुख के साथ जीवन गुजारा है? तो अब देख लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है, विकल्प क्या दे रखा है। पहला है, जिसने जीवन में खूब पैसा कमाया हो, गलत है, ये गलत है। दूसरा है, जिसने कभी गुस्सा न किया हो, ये भी गलत है। जिसने समय की कद्र की हो, यही है ना उत्तर आपका, यही उत्तर है आपका। तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, सही है आपको। जिसने समय को बर्बाद किया हो, ये भी नहीं है। तो जिसने समय की, प्रश्न आपसे पूछ रहा है, इस संसार में किसने सुख के साथ जीवन गुजारा है। तो अब आप ये भी लिख सकते हैं, इससे पूछा जाता है, आप उत्तर लिख सकते हैं, इस संसार में जिसने समय की कद्र की हो उसने ही सुख के साथ जीवन गुजारा है। अब आते हैं ग, सेकंड के 100वें हिस्से का मूल्य कौन अच्छी तरह से बता सकता है? सेकंड के 100वें हिस्से का मूल्य कौन अच्छी तरह बता सकता है? तो आपने देखा है, यहाँ पे हमने देखा होगा, समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक से चूक गया हो। तो कौन बता सकता है? खिलाड़ी बता सकता है। तो वह खिलाड़ी देखिए ऑप्शन में आइए, विकल्प क्या दे रखा है। पहला है, वह खिलाड़ी जिसने इस मामूली अंतर, समय के अंतर से, मामूली अंतर से पदक गंवा दिया हो। तो ये आपका सही है, यही है ना आपने जब पढ़ा गद्यांश को तो आपको यही उत्तर मिला। तो जब आप पढ़ रहे हैं, जिसको गद्यांश को पढ़ रहे हैं या पद्यांश, उसको अपने आपको ध्यान रखना है कि आपने क्या पढ़ा है इसमें। वह खिलाड़ी जिसने इस मामूली अंतर से पदक गंवा दिया हो, तो ये आपका सही है। दूसरा दे रखा है विकल्प, वह यात्री जिसने ट्रेन छूट गई हो, ये नहीं है, ये दे रखा है। सभी लोग, कोई नहीं बता सकता, ये गलत है। तो सिर्फ उसका उत्तर जो है, सही उत्तर क्या है? वह खिलाड़ी जिसने इस मामूली अंतर से पदक गंवा दिया है। अगला आते हैं हम, घ है, विद्यार्थियों को समय की कद्र करने से
यह लाभ होता है कि क्या लाभ होता है बताइए। विद्यार्थियों को समय की कद्र करने से क्या लाभ हो सकता है। देखिए विकल्प क्या दे रखे हैं। वे सभी विषय में 100% अंक प्राप्त कर लेते हैं, ये भी नहीं है उत्तर। उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, ये भी नहीं है उत्तर। वे अपने जीवन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक अर्जित कर लेते हैं। लक्ष्य क्या होता है, जो आप चाहते हैं, ठीक है, जो आप पाना चाहते हैं सफलतापूर्वक अर्जित मतलब उसे पा सकते हैं आप। समय की अगर आप कदर करेंगे, समय से उठेंगे, समय से पढ़ेंगे, समय से अपना काम करेंगे, तो आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। तो इसका वे लोकप्रिय बन जाते, ये नहीं है। सिर्फ उत्तर है आपका तीसरा। विद्यार्थी को समय की कद्र करने से यह लाभ होता है कि वे अपने जीवन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक अर्जित कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे सही का निशान डालेंगे, लगाएंगे, ठीक है। विद्यार्थी को समय की कद्र करने से यह लाभ होता है कि वे अपने जीवन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक अर्जित कर लेते हैं। गद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा। आपने देखा होगा, हमने शीर्षक इसमें गद्यांश में क्या सबसे ज़्यादा बता रखा है। गद्यांश में विद्यार्थी जीवन के बारे में बता रखा है कि अगर समय बहुत मूल्यवान है। और देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए, विद्यालयों में देरी से आने विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता है विद्यार्थियों को। तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो देखिए गद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा। उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा बताइए। उपयुक्त जो है आपका उपयुक्त शीर्षक, सबसे अच्छा शीर्षक क्या होगा। गद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा समय का मूल्य, ये भी नहीं है। जीवन का लक्ष्य, ये भी नहीं है। विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व, ये होगा, ये इसका उत्तर होगा। विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व, ये सही है। सेकंड का 100वां हिस्सा, ये भी नहीं है। तो इसका उत्तर होगा गद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व। अब आते हैं हम अभिव्यक्ति बोध पर आधारित लघु उत्तरात्मक प्रश्न। छोटे छोटे प्रश्न हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, आप इसको छोटे एक लाइन में उत्तर देना है आपको। अभिव्यक्ति बोध पर जो आपने इस गद्यांश में जो आपने पढ़ा है, इसके आधार पर ही आधारित प्रश्न दिए गए हैं और आपको उत्तर बताने हैं। दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, और विकल्प देकर भी और प्रश्न उत्तर के सहायता से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न है, गद्यांश में किसे और क्यों मूल्यवान बताया गया है। गद्यांश में प्रश्न है, गद्यांश में किसे और क्यों मूल्यवान बताया गया है। उत्तर है, गद्यांश में समय को मूल्यवान बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि वह बीत जाए तो इसे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी वापस नहीं लाया जा सकता। किसे, समय को। गद्यांश में किसे और क्यों मूल्यवान बताया गया, इसमें दो प्रश्न पूछे गए हैं। किसे मूल्यवान बताया गया, क्यों, कारण भी बताना है आपको। तो गद्यांश में उत्तर क्या है, देखिए गद्यांश में समय को मूल्यवान बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि वह बीत जाए तो इसे लाखों करोड़ रुपए खर्च करके भी वापस नहीं लाया जा सकता। अगला है आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया है, समय की कद्र करने वालों का जीवन कैसा होता है। जो समय की कद्र करते हैं, इज्जत करते हैं, समय के साथ चलते हैं, उनकी जीवन कैसा होता है। तो उत्तर है, समय की कद्र करने वालों का जीवन आनंद से भरा होता है। कैसा होता है, आनंद से भरा होता है। समय की कद्र करने वालों का जीवन आनंद से भरा होता है। वे सुखपूर्वक अपना जीवन गुजारते हैं। कैसे गुजारते हैं, सुखपूर्वक अपना जीवन गुजारते हैं।
तीसरा प्रश्न है, कैसा व्यक्ति स्वयं बर्बाद हो जाता है? कैसा व्यक्ति स्वयं अपने आप, स्वयं का मतलब अपने आप बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है? समय, उत्तर है समय को बर्बाद अर्थात व्यर्थ में नष्ट, मैंने बेकार में नष्ट करने वाला व्यक्ति स्वयं बर्बाद हो जाता है। तो समय को बर्बाद, कैसा व्यक्ति स्वयं बर्बाद जाता है? समय को बर्बाद अर्थात व्यर्थ में नष्ट करने वाला व्यक्ति स्वयं बर्बाद हो जाता है। चौथा प्रश्न है, समय के एक एक क्षण, क्षण का मतलब पल, एक एक समय, समय के एक एक वक्त जो है आपका, एक टाइम जो पल निकलता है, समय के एक एक क्षण का मूल्य होता है, एक पल का मूल्य होता है, कीमत होती है। समय के एक एक क्षण का मूल्य होता है। इस कथन के लिए गद्यांश में कौन सा उदाहरण दिया गया है? उत्तर है, इस कथन के लिए गद्यांश में ऐसे खिलाड़ी का उदाहरण दिया गया है जो सेकंड के 100वें हिस्से के अंतर से पदक नहीं जीत सका था। इस कथन के लिए समय के एक क्षण के मूल्य का मूल्य होता है। इस कथन के लिए गद्यांश में कौन सा उदाहरण दिया गया है? इस कथन के उत्तर क्या है? इस कथन के लिए गद्यांश में ऐसे खिलाड़ी का उदाहरण दिया गया है जो सेकंड के 100वें हिस्से के अंतर से पदक नहीं जीत सका था। पांचवा प्रश्न है, गद्यांश में हमें क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है या क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है, इस गद्यांश से हमें यह सीख मिलती है कि हमें समय की कद्र करनी चाहिए और अपने जीवन में समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि इसे गंवाने से हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, गद्यांश से हमें क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है? इस गद्यांश से हमें यह सीख मिलती है कि हमें समय की कद्र करनी चाहिए, कद्र यानी कि इज्जत करनी चाहिए, और अपने जीवन में समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि इसे गंवाने से हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ये हमारा अगला देखते हैं हम। ये हमारा गद्यांश पूरा हुआ। ये हमने गद्यांश जो लिया था ये पूरा हुआ। इसके प्रश्न उत्तर हमने कर लिए हैं। तो आपने देखा कि इस प्रकार गद्यांश के हम करते हैं, और इस तरह के अलग से भी विषय आपको दिया जाएगा। करने के लिए आपको उसको पढ़ना है सही ढंग से, और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं, बताने हैं आपको। अब आते हैं पद्यांश। तो पद्यांश क्या होता है? इसमें पद्यांश के अंतर्गत आते हैं हम अपठित पद्यांश है। इसके अंतर्गत हम कविता लेते हैं, गीत लेते हैं, गाना लेते हैं, कुछ भी जैसे जिसमें स्वर की ज़रूरत होती है, जिसमें हम स्वर के साथ बोलते हैं, गाते हैं, वो हम इसके अंतर्गत लेते हैं पद्यांश के अंतर्गत। अपठित पद्यांश देखिए, चलिए एक कविता दी हुई है इसमें, तो इस कविता का पहले तो अध्ययन करेंगे हम। आप 2-3 बार पढ़ेंगे इस कविता को, समझेंगे, फिर प्रश्न के उत्तर आप करेंगे। देखिए, अपनी धरती अपनी फसलों का जिसको हर पल है ध्यान, अपनी धरती अपनी फसलों का जिसको हर पल है ध्यान, बहा पसीना जो खेतों को सींच रहा है वही किसान, उसके ही श्रम बल से देखो धरती उगल रही सोना, उसकी मेहनत से रंग लाए खेतों का कोना कोना, सीधा साधा जीवन उसका सीधी सादी सी पहचान, बहा पसीना जो खेतों को सींच रहा है वही किसान, गर्मी में वह तेज लूओं को हंसकर झेला करता है, हाड़ कांपती ठंड से भी वह टकराते कब डरता है, उसके आगे
नतमस्तक हो जाते बड़े बड़े तूफान। नत मैंने सिर जो है झुक जाते, मस्तक यानी कि आपका मस्तक, माथा, नत मैंने झुक जाना। ठीक, उसके आगे किसके आगे? किसान। यहाँ पे किसान की बात की गई है। किसान कैसा है और ये किस किन कठिनाइयों से वो आगे बढ़ता है, तो उसको आप पढ़ेंगे, आप इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक बार और आप कविता पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे इस कविता को, याद भी करेंगे आप। अपनी धरती अपनी फसलों का जिसको हर पल है ध्यान, बहा पसीना जो खेतों को सींच रहा है वही किसान। उसके ही श्रम बल से देखो धरती उगल रही सोना, उसकी मेहनत से रंग लाए खेतों का कोना कोना। सीधा सादा जीवन उसका, सीधी सादी सी पहचान, बहा पसीना जो खेतों को सींच रहा है वही किसान। गर्मी में वह तेज लूहों को हंसकर झेला करता है, हाड़ कांपती ठंड से भी वह टकराते कब डरता है। उसके आगे नतमस्तक हो जाते बड़े बड़े तूफान। तो किसान की बारे में बात की गई है। अब आते हैं हम प्रश्न उत्तर करते हैं, अभ्यास कार्य करते हैं इसका, इस अपठित पद्यांश का। उपर्युक्त पद्यांश के आधार पर, या आपने पढ़ लिया है, इसको याद भी करेंगे, समझेंगे इसमें क्या बात की गई है, इसके आधार पर ही इसको दिमाग में रखेंगे। इसको हल करते समय, अभ्यास को करते समय आप इसको, कविता को हमेशा ध्यान में रखेंगे आप। उपर्युक्त पद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है आपका क है, यह कविता किसका गुणगान कर रही है? किसके गुणों का गान कर रही है? किसके गुणों की बात कर रही है? यह कविता किसका गुणगान कर रही है बताइए? मजदूर का? नहीं। कृषि वैज्ञानिकों का? नहीं। किसान का? हाँ, यस, किसान के कर रही है। हाँ, तो आप यहाँ पे टिक का निशान करेंगे, सही का निशान डालेंगे। इन सभी का नहीं, सिर्फ यहाँ पे किसान की बात हो रही है। तो इस कविता को आप पढ़ेंगे, कितना के आधार पे ही इसे करना है, किसान की बात हो रही है। किसान के बारे में इस कविता में बताया गया है कि वह बहुत कर्मठ होता है। देखिए, पहला है वह बहुत कर्मठ होता है। हाँ, कर्मठ काम करता रहता है, वो श्रम लगाता है अपना। वह खेतों में अपना पसीना बहाता है। हाँ, सही है। वह उस पर तेज लू, सर्दी आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सही है, वो सब झेल लेता है। उपयुक्त सभी, हाँ, ये उपयुक्त सभी इसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो आप इसका उत्तर लगाएंगे, यहाँ पे रिशाई का निशान इस पे लगाएंगे, सबसे अंत में लगाएंगे, चौथे पे लगाएंगे आप उपयुक्त सभी। धरती उगल रही सोना से क्या तात्पर्य है? देखिए, क्या तात्पर्य? धरती से सोना निकल रहा है? नहीं, ये तो होली से धरती सोना थोड़ी निकल रहा है। धरती उगल रही सोना, ये तो कहावत है, ये कहाँ गई है, किस लिए कहा गया? धरती से सोना निकल रहा है, गलत है ये। धरती से गड़ा खजाना निकल रहा है, ये भी गलत। धरती पर हरी हरी फसलें लहलहा रही हैं, ये सही है। जो सोना किसे कहा गया है? हरी भरी फसलों को कहा गया है जो खेत में लहराती हैं। ठीक है, तो धरती पर हरी भरी फसलें लहलहा रही हैं, ये उसका सही है, ये उत्तर होगा। तो आपको यहाँ पर निशान लगाना है। किसान की फसल महंगे दामों पर बिक रही है, जिसे बेचकर वह सोना खरीद रहा है, ये भी गलत है। तो क्या है उत्तर सही इसका? तीसरा है, धरती पर हरी भरी फसलें लहलहा रही हैं। आते हैं अगले घ पे। देखिए, किसान के आगे कौन नतमस्तक हो जाते हैं? बताइए, किसान के आगे कौन नतमस्तक हो जाते हैं? कौन हो जाते हैं नतमस्तक? देखिए, यहाँ पे हमने उसके आगे नतमस्तक हो जाते बड़े बड़े तूफान। तो बड़े बड़े तूफान हैं। जब आपको कविता याद रहेगी, या कविता आपको दिमाग में रहेगी, तब आप फटाफट कर लेंगे इसको। तो बड़े बड़े तूफान के आगे आप निशान लगाएंगे।
बड़े बड़े व्यापारी, ये भी गलत है। बड़े बड़े नेता, ये भी आपका गलत है। बड़े बड़े उद्योगपति, ये भी आपका गलत है। तो क्या उत्तर इसका? बड़े बड़े तूफान। लुएं जो होती हैं चलती कौन से ऋतु में चलती हैं? लुएं जो हैं कौन से ऋतु में चलती हैं? जाड़ों में नहीं, गर्मियों में। हाँ, गर्मियों में चलती हैं। तो आप गर्मियों में निशान, वर्षा में नहीं चलती, सभी ऋतुओं में नहीं चलती, सिर्फ गर्मियों में जो लुएं होती हैं, गर्म गर्म हवा होती है, वो चलती है। तो आप इस पर दूसरा इसका उत्तर है, इस पर निशान लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हमने अपठित गद्यांश भी कर लिया और ये पद्यांश किया है। तो आप और हम देखेंगे चलिए। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे हम करेंगे अभी पार्ट 2 में, हम भाग 2 में करेंगे। आगे 2 और करेंगे हम गद्यांश पद्यांश।